इस वक्त ठीक इसी पल जब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, जब आपकी उंगलियां इस स्क्रीन को छू रही हैं, आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। एक ऐसा मायाजाल जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। आपको लगता है कि यह हवा में है, आपको लगता है कि यह आपके आसपास मौजूद क्लाउड में है, या शायद ऊपर अंतरिक्ष में चमकती हुई किसी सैटेलाइट से आ रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह सब झूठ है? सच्चाई ये है कि जिस इंटरनेट को आप वायरलेस कहते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी वायर्ड यानी तारों से बंधी हुई मशीन है। आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर और ये वीडियो जिसे आप अभी देख रहे हैं, ये हवा से नहीं बल्कि समुद्र की उस भयानक गहराई से होकर आ रहा है जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती। आज हम उस दुनिया का दरवाजा खोलने जा रहे हैं जिसे शायद 99% लोग नहीं जानते। एक ऐसी दुनिया जहां शार्क आपके डेटा को चबाने की कोशिश करती हैं, जहां इंसान के बाल से भी पतले कांच के धागे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं। स्वागत है उस सफर पर जो आपको आपके मोबाइल टावर से लेकर अटलांटिक महासागर के ठंडे और अंधेरे तल तक ले जाएगा। ये कहानी है इंटरनेट के असली नक्शे की। शुरुआत करते हैं बिल्कुल आपके हाथ से। जब आप अपने फोन पर गूगल खोलते हैं तो आपको लगता है कि जादू हो गया, लेकिन विज्ञान में जादू नहीं, इंजीनियरिंग होती है। जैसे ही आप सर्च बटन दबाते हैं, आपके फोन से एक अदृश्य रेडियो वेव निकलती है। ये वेव प्रकाश की गति से भागती है और आपके सबसे नज़दीकी मोबाइल टावर से टकराती है। यहां तक तो आप जानते हैं। आपको लगता है कि ये टावर उस सिग्नल को दूसरे टावर को कैच कराता है, जैसे हम गेंद फेंकते हैं। लेकिन यहीं आप गलत हैं। मोबाइल टावर आपके डेटा को हवा में नहीं उछालता। जैसे ही आपका सिग्नल टावर तक पहुंचता है, उसकी आज़ादी खत्म हो जाती है। वहां से आपका डेटा एक फिजिकल वायर, एक तार के अंदर कैद हो जाता है। ये तार जमीन के नीचे बिछा होता है। अब कल्पना कीजिए, आपका डेटा एक डिजिटल यात्री की तरह इस तार में घुस चुका है। ये तार उसे शहर के लोकल डेटा सेंटर तक ले जाता है। लेकिन अगर आप अमेरिका का कोई वीडियो देख रहे हैं या लंदन के किसी सर्वर पर होस्ट की गई वेबसाइट खोल रहे हैं, तो आपका डेटा शहर में नहीं रुक सकता। उसे देश छोड़ना होगा, उसे समंदर पार करना होगा। लेकिन कैसे? क्या हम समुद्र के ऊपर तार बिछाते हैं या सैटेलाइट से भेजते हैं? हमें बचपन से बताया गया है कि दुनिया अब सैटेलाइट से चल रही है। एलॉन मस्क और स्टारलिंक की बातें सुनकर लगता है कि इंटरनेट आसमान से बरस रहा है। लेकिन मैं आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा देता हूं। पूरी दुनिया का 99% इंटरनेट, जी हां, लगभग पूरा का पूरा इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछी केबल्स से चलता है। सैटेलाइट्स, वो तो सिर्फ 1% ट्रैफिक संभालते हैं। वे केवल उन जगहों के लिए हैं जहां तार नहीं पहुंच सकते, जैसे अंटार्कटिका की बर्फीली चोटियां या गहरे जंगल। बाकी सब कुछ, फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, शेयर मार्केट, बैंकिंग, सब कुछ पानी के नीचे है। अगर कल को सारी सैटेलाइट्स काम करना बंद कर दें तो शायद आपका जीपीएस बंद हो जाए, लेकिन आपका इंटरनेट चलता रहेगा। लेकिन अगर समुद्र के नीचे की ये नसें काट दी जाएं, तो पूरी दुनिया एक पल में 19वीं सदी में वापस चली जाएगी। न कोई बैंक चलेगा, न कोई ईमेल जाएगा, और न ही आप ये वीडियो देख पाएंगे। तो आखिर ये केबल्स दिखती कैसी हैं और इन्हें उस जगह कैसे बिछाया गया जहां इंसान का जाना भी मुश्किल है? इसे ध्यान से समझिए। ये है सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल। बाहर से देखने पर यह एक साधारण गार्डन पाइप या किसी रबर की नली जैसी लगती है। इसकी मोटाई एक सोडा कैन जितनी होती है, लेकिन इसके अंदर जो तकनीक छिपी है वो इंसान के दिमाग की सबसे बेहतरीन उपज है। चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे ऊपर है पॉलीथीन की एक मोटी परत। ये इस केबल की ढाल है। इसका काम है इसे समुद्री नमक, रसायनों और सड़ने गलने से बचाना। इसके नीचे आती है माइलर टेप और स्टील के तारों का एक मजबूत कवच। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि समुद्र के गहरे तल पर दबाव इतना ज्यादा होता है कि एक लोहे की कार भी पिचक कर पापड़ बन जाए। ये स्टील आर्मर उस दबाव को रोकता है। साथ ही ये शार्क के नुकीले दांतों और जहाज़ों के भारी भरकम एंकर यानी लंगर से भी इसे बचाता है। इसके और अंदर जाने पर हमें मिलता है एल्यूमिनियम और पॉलीकार्बोनेट का कवर, जो इसे वाटरप्रूफ बनाता है। और फिर बिल्कुल केंद्र में हमें वो चीज़ मिलती है जो इस पूरी व्यवस्था की जान है, ऑप्टिक फाइबर्स। कांच के बने हुए बेहद महीन धागे, इतने पतले कि ये आपके बाल के बराबर हैं, लेकिन इनकी ताकत किसी जादू से कम नहीं। पुराने जमाने में हम तांबे के तारों से बिजली भेजते थे, लेकिन बिजली में एक समस्या है, दूरी बढ़ने पर वो कमजोर हो जाती है। लेकिन यहाँ हम बिजली नहीं बल्कि रोशनी भेजते हैं, लेजर बीम।
भौतिक विज्ञान का एक नियम है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब आप इस कांच के धागे में लेजर की रोशनी छोड़ते हैं तो वो रोशनी बाहर नहीं निकलती, वो दीवारों से टकरा टकरा कर बाउंस करते हुए आगे बढ़ती है, और इसकी रफ्तार लगभग प्रकाश की गति के बराबर, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यही कारण है कि जब आप अमेरिका के सर्वर से कोई वीडियो प्ले करते हैं तो वो डेटा रोशनी बनकर समुद्र के नीचे हजारों मील का सफर तय करता है और पलक झपकते ही आपकी स्क्रीन पर होता है। लेकिन दोस्तों, ये तकनीक रातों रात पैदा नहीं हुई। इसके पीछे एक ऐसा इतिहास है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। एक ऐसा दौर जब इंटरनेट तो क्या, टेलीफोन भी नहीं था। अगर आपको लंदन से न्यूयॉर्क कोई संदेश भेजना होता तो उसे जहाज से जाने में हफ्तों लग जाते थे। साल था 1854। एक अमेरिकी व्यापारी था, साइरस फील्ड। उसके पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास एक पागलपन भरा सपना था। उसने सोचा, क्यों ना हम अटलांटिक महासागर के बीच से एक तार बिछा दें। लोग हंसे। वैज्ञानिकों ने कहा, यह असंभव है। समुद्र कितना गहरा है ये भी ठीक से किसी को पता नहीं था। वहां कौन से राक्षस रहते हैं कोई नहीं जानता था। लेकिन साइरस फील्ड नहीं रुका। पहला प्रयास किया गया, केबल टूट गई, लाखों डॉलर पानी में डूब गए। दूसरा प्रयास, फिर नाकामी। तीसरा प्रयास, फिर से केबल खो गई। लोग साइरस को पागल कहने लगे। निवेशक उसे बर्बाद करने की धमकी देने लगे। लेकिन 1858 में उन्होंने फिर कोशिश की। इस बार 2 विशाल युद्धपोत, यूएसएस नायाग्रा और एचएमएस एगमेम्नॉन, केबल के बंडलों को लेकर समुद्र के बीचों बीच मिले। उन्होंने केबल के दोनों सिरों को जोड़ा और विपरीत दिशाओं में चल पड़े। 5 अगस्त 1858 को इतिहास रच दिया गया। पहली बार अमेरिका और यूरोप एक तार से जुड़ गए थे। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति जेम्स बुकानन को एक संदेश भेजा। उस संदेश में लिखा था, यूरोप एंड अमेरिका आर यूनाइटेड बाय टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन। जानते हैं इस 98 शब्दों के संदेश को पहुंचने में कितना समय लगा? 17 घंटे। जी हां, 17 घंटे। क्योंकि सिग्नल बहुत कमजोर था। लेकिन फिर भी जहां हफ्तों लगते थे वहां घंटों में काम हो गया। दुनिया जश्न मना रही थी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर आतिशबाजी हुई, इतनी आतिशबाजी कि टाउन हॉल में लगभग आग ही लग गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। सिर्फ 3 हफ्तों के बाद वो केबल मर गई। सन्नाटा छा गया। इंजीनियर्स ने सिग्नल को तेज करने के चक्कर में वोल्टेज बढ़ा दिया था, जिससे वो नाजुक केबल जल गई। समुद्र ने अपनी चीज वापस ले ली थी। उस विफलता के बाद इंसान ने हार नहीं मानी। करीब 100 साल तक हमने सिर्फ टेलीग्राफ भेजे। हम समुद्र के नीचे से आवाज नहीं भेज पा रहे थे। फिर आया साल 1956। टैट 1 बिछाई गई। ये पहली ऐसी केबल थी जिससे आप लंदन में बैठकर न्यूयॉर्क में अपने रिश्तेदार की आवाज सुन सकते थे। लेकिन इसकी क्षमता सिर्फ 36 फोन कॉल एक साथ। सोचिए, पूरी दुनिया में सिर्फ 36 लोग ही एक बार में अटलांटिक के पार बात कर सकते थे। लाइन लगाने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता था और कीमत इतनी थी कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन असली क्रांति तब आई जब 1988 में टैट 8 लॉन्च हुई। ये तांबे की नहीं थी, ये ग्लास यानी कांच की थी। फाइबर ऑप्टिक्स का जन्म हो चुका था। जहां पुरानी केबल कुछ 100 कॉल संभालती थी, ये नई केबल एक साथ 40,000 कॉल संभाल सकती थी। यही वो पल था जब आधुनिक इंटरनेट की नींव रखी गई। आज 2025 में समुद्र का तल एक मकड़ी के जाल जैसा दिखता है। 550 से ज्यादा सक्रिय सबमरीन केबल्स दुनिया को जकड़े हुए हैं। इनकी कुल लंबाई 1.4 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी इतनी कि अगर आप इन्हें सीधा बिछा दें तो ये पृथ्वी को 35 बार लपेट सकती हैं। अब हम DWDM तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि हम एक ही बाल जितने पतले फाइबर में अलग अलग रंगों की लेजर लाइट भेजते हैं। लाल रंग का लेजर अलग डेटा ले जा रहा है, नीला अलग और हरा अलग। इससे एक ही केबल की क्षमता हजारों गुना बढ़ गई है। आज एक आधुनिक केबल जैसे कि गूगल की एक्वानियो या फेसबुक की 2 अफ्रीका केबल 1 सेकंड में सैकड़ों टेराबाइट्स डेटा भेज सकती है, यानी 1 सेकंड में हजारों 4K फिल्में इधर से उधर। लेकिन सवाल यह है कि इतनी भारी और लंबी केबल को समुद्र के अंदर 8 किलोमीटर गहराई में बिछाता कौन है? और अगर ये टूट जाए तो इसे अंधेरे में ढूंढता कौन है? ये काम इतना आसान नहीं है जितना लगता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महीनों की प्लानिंग, करोड़ों डॉलर का खर्च और जानलेवा रिस्क शामिल है।
और अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक तार फेंकने जैसा है, तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। समुद्र के नीचे पहाड़ हैं, खाइयां हैं जो माउंट एवरेस्ट को भी निगल सकती हैं, और ज्वालामुखी भी हैं। इन सब से बचाकर एक नाजुक कांच के तार को ले जाना, ये इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार है। आगे हम जानेंगे कि कैसे एक रोबोट समुद्र की गहराई में जाकर टूटी हुई केबल को रिपेयर करता है। और सबसे बड़ा सवाल, जब आप जियो या एयरटेल का रिचार्ज कराते हैं तो आपका पैसा असल में किसके पास जाता है? ये इंटरनेट का धंधा चलता कैसे है? तैयार हो जाइए, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होगा। स्वागत है वापस। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा, इंटरनेट कोई जादुई हवा नहीं, बल्कि कांच के पतले धागों का एक महाजाल है जो समुद्र के अंधेरे में लेटा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि हजारों किलोमीटर लंबी ये केबल आखिर समुद्र के तल तक पहुंचती कैसे है? क्या इसे किसी रील की तरह खोल दिया जाता है? जवाब आपको हैरान कर देगा। ये काम शुरू होता है एक दैत्याकार जहाज से, जिसे केबल लेइंग शिप कहते हैं। ये कोई आम जहाज नहीं है, ये पानी पर तैरती हुई एक हाईटेक फैक्ट्री है। इस जहाज के पेट में एक विशालकाय ड्रम होता है जिस पर हजारों किलोमीटर लंबी केबल लिपटी होती है। इस एक ड्रम का वजन एफिल टावर के बराबर हो सकता है। लेकिन केबल को पानी में फेंकने से पहले महीनों तक एक रूट सर्वे किया जाता है। वैज्ञानिक सोनार का इस्तेमाल करके समुद्र के तल का नक्शा बनाते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि केबल किसी गहरे ज्वालामुखी के मुहाने पर न गिर जाए या किसी ऐसी खाई में न लटक जाए जहां पानी के बहाव से वो टूट जाए। रास्ता एकदम सपाट और सुरक्षित होना चाहिए। जब जहाज चलना शुरू करता है तो उसकी रफ्तार कछुए से भी धीमी होती है। जहाज के पीछे एक खास मशीन लगी होती है जिसे सी प्लो कहते हैं। ये एक तरह का हल है। जब जहाज तट के पास होता है, जहां पानी कम गहरा है, तो खतरा ज्यादा होता है। मछुआरों के जाल या दूसरे जहाजों के लंगर केबल को काट सकते हैं। इसलिए ये सी प्लो समुद्र की जमीन को खोदता है और केबल को रेत के नीचे दफनाते हुए चलता है। लेकिन जब जहाज गहरे समुद्र में यानी डीप सी में पहुंचता है तो केबल को सीधे समुद्र तल पर लिटा दिया जाता है। यहां दबाव इतना ज्यादा है कि कोई इंसान या मछली इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, सिवाय एक चीज के, और वो है शार्क। जी हां, आपने सही सुना। इंटरनेट की शुरुआती दिनों में एक अजीब घटना घटी। शार्क मछलियां इन केबल्स पर हमला कर रही थीं। वैज्ञानिकों ने जब टूटी हुई केबल्स को बाहर निकाला तो उस पर शार्क के दांतों के निशान मिले। बाद में पता चला कि केबल के अंदर से गुजरने वाली बिजली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। शार्क को लगा कि ये कोई मछली है जो तड़प रही है, इसलिए वो उसे शिकार समझकर काट लेती थी। लेकिन अब हमने इसका भी हल निकाल लिया है। आज की केबल्स पर एक खास तरह की शील्डिंग चढ़ाई जाती है जिससे सिग्नल बाहर लीक नहीं होता और शार्क इसे इग्नोर कर देती हैं। लेकिन शार्क से भी बड़ा एक दुश्मन है जो हर साल दुनिया के इंटरनेट को कई बार ब्लैकआउट के कगार पर ले आता है। वो दुश्मन है इंसानी लापरवाही। आंकड़े बताते हैं कि सबमरीन केबल्स के टूटने की 70% वजह जहाज़ों के एंकर होते हैं। जब कोई बड़ा मालवाहक जहाज बंदरगाह के पास अपना लंगर गिराता है और अगर वो लंगर गलती से नीचे बिछी केबल में फंस जाए तो जहाज की ताकत उस नाजुक कांच के तार को झटके से तोड़ देती है, और जैसे ही ये टूटती है एक पूरा देश अंधेरे में जा सकता है। याद कीजिए साल 2022 का वो दिन जब टोंगा देश के पास एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। वो धमाका इतना तेज था कि समुद्र के नीचे बिछी एकमात्र फाइबर ऑप्टिक केबल टूट गई। नतीजा, पूरा टोंगा देश दुनिया के नक्शे से डिजिटल रूप से गायब हो गया। न कोई फोन, न इंटरनेट, न बैंकिंग। वे हफ्तों तक कटी हुई दुनिया की तरह रहे। तो सवाल ये उठता है कि जब समुद्र के बीचों बीच 4000 मीटर की गहराई में केबल टूटती है तो उसे ठीक कौन करता है? वहां ना तो गोताखोर जा सकते हैं और ना ही कोई इंसान। ये काम दुनिया के सबसे मुश्किल ऑपरेशंस में से एक है। सबसे पहले इंजीनियर किनारे पर बैठे बैठे ये पता लगाते हैं कि केबल टूटी कहाँ है। इसके लिए वे केबल में एक प्रकाश की किरण भेजते हैं। जहां केबल टूटी होती है वहां से वो रोशनी टकराकर वापस आ जाती है। इसे लाइट रिफ्लेक्शन कहते हैं। गणित का इस्तेमाल करके वे सटीक जगह का पता लगा लेते हैं। फिर रवाना होता है रिपेयर शिप। जब जहाज उस लोकेशन पर पहुंचता है तो वो पानी में एक रोबोट उतारता है जिसे ROV कहते हैं। ये एक तरह का रोबोट है जो कैमरे और लोहे के हाथों से लैस होता है। ये अंधेरे समुद्र में नीचे जाता है, टूटी हुई केबल के दोनों सिरों को ढूंढता है और उन्हें खींचकर ऊपर जहाज पर लाता है। अब शुरू होता है असली खेल। जहाज के डेक पर एक क्लीन रूम बना होता है जहां धूल का एक कण भी नहीं जा सकता।
वहाँ इंजीनियर्स माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके बाल से भी पतले कांच के फाइबर्स को वापस जोड़ते हैं। इसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। सोचिए, समंदर की लहरों पर हिलते हुए जहाज पर कांच के रेशों को जोड़ना, ये सुई की नोक पर महल बनाने जैसा है। जुड़ने के बाद केबल को दोबारा सील किया जाता है और वापस पानी में फेंक दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में कई हफ्ते लग सकते हैं और इसका खर्चा करोड़ों में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना खर्चा करता कौन है, और जब हम 200 या 300 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं तो वो पैसा आखिर जाता किसकी जेब में है? चलिए, इंटरनेट के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। इंटरनेट की दुनिया में कंपनियों को 3 हिस्सों में बांटा गया है: टियर 1, टियर 2 और टियर 3। सबसे ऊपर बैठी हैं टियर 1 कंपनियां। ये इंटरनेट की मालिक हैं। ये वो विशालकाय कंपनियां हैं जिन्होंने अपने खुद के पैसे से समुद्र के नीचे ये केबल्स बिछाई हैं, जैसे कि टाटा कम्युनिकेशंस, AT&T, वेराइजन और अब गूगल और फेसबुक। इन्होंने पूरी दुनिया को जोड़ रखा है। मजे की बात यह है कि टियर 1 कंपनियां एक दूसरे को डेटा भेजने का पैसा नहीं देती। उनका अग्रीमेंट होता है, तुम मेरा डेटा ले जाओ, मैं तुम्हारा ले जाऊंगा। इसे पियरिंग कहते हैं। ये इंटरनेट का बैकबोन है। इसके नीचे आती हैं टियर 2 कंपनियां, जैसे कि वोडाफोन, ब्रिटिश टेलीकॉम आदि। ये वो कंपनियां हैं जो टियर 1 से कनेक्शन खरीदती हैं। ये देशों के बीच का ब्रिज है। और सबसे नीचे, यानी आपके और मेरे करीब आती हैं टियर 3 कंपनियां। इन्हें हम ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। भारत में जियो, एयरटेल, वी, एक्साइटल, ये सब टियर 3 या टियर 2 के मिक्स हैं। ये कंपनियां टियर 1 वालों को भारी रकम चुकाती हैं ताकि उनका नेटवर्क समुद्र के रास्ते दुनिया भर से जुड़ सके। तो जब आप 299 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं तो उसका एक बड़ा हिस्सा इन लोकल कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने में जाता है। वो टावर जो आपके घर की छत पर लगा है, वो फाइबर जो आपकी गली में बिछी है, और उसका एक छोटा हिस्सा उस टोल टैक्स के रूप में जाता है जो ये कंपनियां समुद्र के नीचे बिछी केबल्स के मालिकों को देती हैं। संक्षेप में कहें तो आप इंटरनेट के लिए नहीं, बल्कि इंटरनेट को आप तक पहुंचाने वाली सड़क के इस्तेमाल का किराया दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भविष्य दस्तक दे रहा है। आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां आसमान और समुद्र के बीच जंग छिड़ने वाली है। एलन मस्क का स्टारलिंक और अमेज़न का प्रोजेक्ट कुइपर वादा कर रहे हैं कि वे लेजर इंटरनेट को अंतरिक्ष से सीधे आपके घर की छत पर भेजेंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि समुद्र के नीचे बिछी ये केबल्स बेकार हो जाएंगी? क्या भविष्य वायरलेस होगा? जवाब है नहीं। भौतिक विज्ञान का एक सीधा नियम है, रोशनी कांच की तुलना में वैक्यूम में, यानी अंतरिक्ष में, ज्यादा तेज चलती है। सैटेलाइट इंटरनेट की स्पीड सैद्धांतिक रूप से फाइबर से तेज हो सकती है, लेकिन इसमें एक समस्या है, बैंडविड्थ। एक सैटेलाइट कुछ हजार लोगों का डेटा संभाल सकती है, लेकिन एक सबमरीन केबल करोड़ों लोगों का डेटा एक साथ ले जा सकती है। जब तक हम भौतिक विज्ञान के नियमों को नहीं तोड़ देते, तब तक इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी ये केबल्स ही रहेंगी। सैटेलाइट्स हमें दूर दराज के इलाकों में जोड़ सकते हैं, लेकिन शहरों, बैंकों और हमारी 4K स्ट्रीमिंग की भूख को शांत करने के लिए हमें समुद्र की गहराई में ही झांकना होगा। तो अगली बार जब आप अपने फोन पर कोई वीडियो प्ले करें या किसी को हाय का मैसेज भेजें, तो एक पल रुक कर सोचिएगा। उस 1 सेकंड के अंदर आपका वो मैसेज आपके फोन से निकला, जमीन के नीचे गया, शहर पार किया, समुद्र के किनारे पहुंचा और फिर ठंडे, अंधेरे और शार्क से भरे महासागर के तल पर लेटे हुए एक कांच के धागे में रोशनी बनकर हजारों मील दौड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि आप उस पल का आनंद ले सकें। यही है वो अदृश्य साम्राज्य जिस पर हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता टिकी हुई है। हम सब एक धागे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको इंटरनेट की इस छिपी हुई दुनिया का सफर पसंद आया तो इस जानकारी को शेयर जरूर करें। दुनिया को पता होना चाहिए कि उनका नेटवर्क हवा में नहीं, गहराइयों में है।